नमस्कार। 2024 में मजबूत घर बनाने का सही तरीका पार्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 1 में हमने देखा कि एक मजबूत और भूकंपरोधी घर का फाउंडेशन बनाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि एक मजबूत घर का कॉलम किस तरीके से बनाया जाता है, कॉलम बनाने का सही तरीका क्या है, और इसके साथ साथ कॉलम बनाते समय आपको कॉलम में कितने एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए, कॉलम में किस रेशियो का कंक्रीट लगाना चाहिए, कॉलम में कितनी स्टील यानी कि नंबर आप स्टील आपको कितनी लगानी चाहिए, और कॉलम बनाते समय आपको पुराने तरीके को छोड़कर नया तरीका किस तरीके से अपनाना है। और इसके साथ साथ कॉलम बनाने के बाद कॉलम में कुछ इस तरीके से सरिया ना दिखे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, और कॉलम में कुछ इस तरीके से जो कंक्रीट नहीं पहुंचती है आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि पूरे कॉलम में बहुत ही अच्छे से कंक्रीट पहुंचे। एक एक पॉइंट हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो घर का कॉलम बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कॉलम का स्टील यानी कि कॉलम का सरिया कुछ इस तरीके से बांधा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि यदि हमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर इस ऊंचाई का घर बनाना है तो हमें कॉलम में कितने एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए। तो यदि आप नॉर्मली रेजिडेंशियल यानी कि आवासीय घर बना रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको घर का कॉलम बनाते समय कॉलम में 12 एमएम यानी कि 12 एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए। यदि आप सूत में समझते हैं, बहुत सारे लोग सरिये को सूत में समझते हैं, तो आपको कॉलम में 4 सूत की सरिये का उपयोग करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 इस ऊंचाई के घर का यहाँ पर कॉलम बनाया जा रहा है। अब कॉलम में आप देख सकते हैं कि 12 एमएम यानी कि 12 एमएम की स्टील का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर यह क्वेश्चन उठता है कि हमें 12 एमएम की कितनी स्टील का उपयोग करना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि कॉलम बनाते समय बहुत सारे लोग 4 स्टील का उपयोग करते हैं और उसी पर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर इतनी ऊंचाई का घर बना लेते हैं। बट ये गलत है। यदि आपके अंदर इच्छा है कि जिस घर को आज हम ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं, इन फ्यूचर यानी कि भविष्य में इसको हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर यानी कि इतनी ऊंचाई का बनाएंगे, तो उस सिचुएशन में आपको कॉलम बनाते समय कॉलम में आपको 6 स्टील बार का उपयोग करना चाहिए, यानी कि 6 सरिया आपको डालनी चाहिए। और सरिये का जो डाया है आप 12 एमएम यानी कि 12 एमएम की 6 सरिया भी डाल देंगे तो इस ऊंचाई का घर बनाने के लिए बिल्कुल पर्याप्त रहेगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर इस ऊंचाई के घर के लिए कॉलम यहां पर बनाया जा रहा है और इस कॉलम में 12 एमएम यानी कि 12 एमएम की 6 स्टील बार का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कॉलम का स्टील जाल बांधते समय कॉलम में कुछ इस तरीके से रिंग लगाई जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी रखनी चाहिए। तो एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस आपको 15 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर के बीच रखनी चाहिए। आप 15 रख सकते हैं, 18 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं, बट 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा आप मत रखिएगा। तो कॉलम का जाल बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि कॉलम को कुछ इस तरीके से फाउंडेशन के साथ फिक्स करके फाउंडेशन की कंक्रीटिंग कर दी जाती है। फाउंडेशन की कंक्रीटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि कॉलम बनाने के लिए कुछ इस तरीके से कॉलम की शटरिंग की जाती है। तो कॉलम की शटरिंग करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है, इसको बहुत सारे लोग नहीं करते हैं और बाद में इसका दुष्परिणाम ऐसा होता है कि इसको न करने से कॉलम कहीं कहीं पर टूट जाता है। आप देख सकते हैं कि कॉलम की शटरिंग करने से पहले कॉलम में कुछ इस तरीके से ऑयलिंग की जाती है, यानी कि तेल लगाया जाता है। तो बहुत सारे लोग इसको फर्जी चीज समझते हैं, अच्छे से नहीं लगाते हैं, लगाते भी हैं तो एकदम वैसे लीपा पोती कर देते हैं, अच्छे से नहीं लगाते हैं, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि कॉलम बनने के बाद जब आप कॉलम की शटरिंग को खोलने जाते हो तो शटरिंग कहीं कहीं फंस जाती है, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि आप जबरदस्ती करके शटरिंग को खोलने की कोशिश करते हो और जबरदस्ती में शटरिंग के साथ साथ कॉलम भी थोड़ा बहुत टूट जाता है और टूटने के साथ साथ आपके कॉलम का शेप चेंज हो जाएगा और इसके साथ साथ कॉलम कमजोर भी पड़ जाएगा। तो ऑयलिंग करने के वर्क को आप फर्जी मत समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, इस पर थोड़ा सा पैसा खर्च करने की हिम्मत भी रखिए। अगर आप घर बनवा रहे हैं ना तो ऑयलिंग करने की भी हिम्मत कर लीजिए। अगर आप घर बनवा रहे हैं ना तो ऑयलिंग करने की हिम्मत भी रखिए। ये फर्जी वर्क नहीं है कि आपका बहुत करोड़ों लग जाएगा, लाखों लग जाएगा। तो कॉलम की शटरिंग का ऑयलिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से कॉलम के फर्मे को सेट कर दिया जाता है। कॉलम का फर्मा सेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये चेक करना है कि जो फर्मा यानी कि जो शटरिंग आपने की है वो बिल्कुल सीधी है या फिर नहीं। यदि सीधी नहीं है तो उसको साहुल से चेक कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से साहुल से चेक किया जाता है। उसके बाद जिस तरफ आपको लग रहा है कि कॉलम झुका हुआ है उस तरीके से आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कुछ इस तरीके से आयरन यानी कि लोहे का रॉड या फिर आपके पास लोहे का रॉड नहीं है यानी कि एंगल वगैरह कुछ इस तरीके से नहीं है तो आप बांस वगैरह लगाकर कॉलम की शटरिंग को बिल्कुल सीधा कर दीजिए।
कॉलम की शटरिंग को सीधा करने के बाद मेन पॉइंट पे आते हैं। कुछ इस तरीके से कंक्रीट बनाया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि कॉलम बनाते समय हमें किस रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए। तो कॉलम बनाते समय आपको 1:2 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे लोग 1:3 रेशियो का भी करते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है नॉर्मल रेजिडेंशियल घर बनाने के लिए। बट अच्छा यही होगा कि आप थोड़ा और मजबूत बनाइए। तो और मजबूत बनाने के लिए आप घर के कॉलम का जो कंक्रीट है 1:2 रेशियो का रखिएगा। 1:2 का मतलब 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 1 बैग आपका सैंड यानी कि रेत हो गया और 2 बैग आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गया। अब कॉलम की ढलाई करने से पहले यानी कि कॉलम में कंक्रीट डालने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। यदि आप नहीं करोगे तो आपका सब किया कराया व्यर्थ हो जाएगा और आपके कॉलम में किसी भी तरह की मजबूती नहीं रहेगी। पॉइंट नंबर 1, कंक्रीट डालने से पहले आपको कॉलम के अंदर 1 बाल्टी पानी या फिर सीमेंट का घोल डाल देना है, जिससे जब आप कॉलम में कंक्रीट डालें तो कॉलम प्रॉपर नीचे तक बहुत ही अच्छे से पहुंच जाए। दूसरा, कॉलम में आपको कुछ इस तरीके से कवर ब्लॉक लगाना है। यदि आप कॉलम में कवर ब्लॉक नहीं लगाओगे तो हो सकता है कि कॉलम ढलाई होने के बाद कॉलम का स्टील यानी कि कॉलम का सरिया कुछ इस तरीके से बाहर दिखे। और यदि आपके कॉलम में कुछ इस तरीके से बाहर सरिया दिख गया तो आपका कॉलम समझ लीजिए कि 20% कमजोर हो गया। तो आपको कवर ब्लॉक लगा लेना है। कवर ब्लॉक लगाने के बाद कॉलम की ढलाई करते समय यानी कि कॉलम में कंक्रीट डालते समय आपको लगभग हर 2 फीट पर कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर वर्क करना है। वाइब्रेटर करने से क्या होगा कि आप जो कंक्रीट डालेंगे वो बहुत ही अच्छे से नीचे की तरफ बैठ जाएगी। और जब कॉलम में कंक्रीट अच्छे से बैठेगी तो आप देख सकते हैं कि आपका कॉलम कुछ इस तरीके से नहीं बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलम बनने के बाद कॉलम में कहीं पर कंक्रीट पहुंची है, कहीं पर नहीं पहुंची है। तो यहाँ पर यही गलती हुई कि यहाँ पर कॉलम में कंक्रीट डालते समय वाइब्रेटर का उपयोग नहीं किया गया। तो आपको वाइब्रेटर का उपयोग करना है। अब मान लीजिए कि आपके पास वाइब्रेटर नहीं है या फिर आप वाइब्रेटर मंगाना ही नहीं चाहते, कि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा वाइब्रेटर लगाने से, तो उस सिचुएशन में आपको एक 12 mm की रॉड लेनी है यानी कि 12 mm की सरिया लेनी है और उसी से बहुत ही अच्छे से कुटाई करा देनी है। आप कुटाई भी करा दोगे ना तो आपकी कंक्रीट बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगी। तो आपको वाइब्रेटर जरूर से जरूर लगवा देना है। तो आपको कंक्रीट की कुटाई बहुत ही अच्छे से करा देनी है। तो कॉलम में कंक्रीट की भराई होने के बाद यानी कि पूरा कॉलम भरने के बाद नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको कॉलम के अंदर कुछ इस तरीके से गड्ढा जरूर से जरूर करा देना है। इसको हम टेक्निकल भाषा में कॉलम की बोलते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आप ऊपर का कॉलम बनाएंगे तो नीचे और ऊपर के कॉलम के बीच की जो पकड़ होगी वो बहुत ही अच्छे से बनेगी। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको साल 2024 में एक मजबूत कॉलम, एक मजबूत घर किस तरीके से बनाना है। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि घर का प्लिंथ बीम बनाने के लिए हमें कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और एक मजबूत प्लिंथ बीम बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।